भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील डेवलपिंग या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अथवा विश्व विकास रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अब विश्व में दो ही प्रकार की देशीय अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं। पहला विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी। विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति उच्च आय, उच्च जीवन स्तर, उच्च राष्ट्रीय आय तथा उच्च राष्ट्रीय उत्पादन हो, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस आदि देशों को विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वाले देशों के लिए विश्व बैंक वैसे तो विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी शब्द का प्रयोग करता है, पर ऐसे देशों में पिछड़ेपन बैकवर्डनेस के तमाम लक्षण मौजूद हैं, तो उन्हें पारंपरिक रूप से लुप्त हो गए शब्द पिछड़े देशों या पिछड़ी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकसित देशों की विकसित अर्थव्यवस्था को छोड़कर विश्व के तमाम देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न जीवन स्तर, निम्न राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति निम्न राष्ट्रीय उत्पाद के लक्षण पाए जाते हैं। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत करते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2012 जारी की, जिसके अनुसार न्यून आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2009 ईस्वी में $1005 या इससे भी कम था, जबकि मध्य आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2009 में $1006 से लेकर $12,275 के बीच था। वहीं उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं में वैसे देशों को शामिल किया गया जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2009 ईस्वी में $12,276 या उससे अधिक था। 2012 ईस्वी में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश लिechtenstein $84,880 था। कोष्ठक में HDR 2013 के अनुसार। भारत अर्थव्यवस्था की प्रकृति। भारत की अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड और विकासमान डेवलपिंग दोनों कहा जा सकता है। कृषि प्रधान एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग कृषि क्षेत्र में संलग्न है, जबकि कृषि क्षेत्र का घरेलू उत्पाद में योगदान मात्र 14.1% है, जिसे कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यद्यपि स्वतंत्रता पश्चात भारतीय कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय व गुणात्मक परिवर्तन आए हैं, फिर भी समग्रता में आंकड़े निराशाजनक तस्वीर ही प्रस्तुत करते हैं। देश के 52% लोगों का कृषि क्षेत्र में संलग्न होना भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान बताता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र की निम्न हिस्सेदारी मात्र 14.1% है। देश की अर्थव्यवस्था को प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व कोएग्जिस्टेंस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी सोशलिस्टिक और पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के गुण विद्यमान होते हैं। स्वतंत्र भारत ने प्रारंभिक रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था ताकि देश का समाजवादी लक्ष्य पूर्ण हो सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला सरकारी क्षेत्र, दूसरा संयुक्त क्षेत्र, तीसरा निजी क्षेत्र और चौथा सहकारी क्षेत्र। भारत में ये सभी क्षेत्र विद्यमान है। सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन सार्वजनिक हित पब्लिक वेलफेयर की दृष्टि से होता है, जबकि निजी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी लाभ पर्सनल प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था ने इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्रता पश्चात से ही अंगीकार किया है। भारतीय सरकारों ने अपने संपूर्ण योजना काल में लगभग 45% पूंजी कैपिटल का सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश इन्वेस्ट किया है। समय समय पर आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को गति देने का प्रयास किया जा रहा है, पर यह भी सत्य है कि भारत के उत्पादन स्रोतों प्रोडक्शन सोर्सेस और साधनों मीन्स पर वर्तमान में निजी क्षेत्र का स्वामित्व लगभग 80% है।
यह तथ्य इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि देश में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बना हुआ है और सरकार के उदारीकरण की नीति ने भी निजी क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से की जा सकती है। पहला, कृषि की प्रधानता, एग्रीकल्चर डोमिनेंट। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान है। 5 दशकों के नियोजन के बाद भी भारत की अधिसंख्य जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। जहां भारत की 52% की लगभग जनता कृषि कार्यों में संलग्न है, वहीं विकसित देशों में ये प्रतिशत बेहद कम है। जैसे अमेरिका में 2.5%, कनाडा में 2.4%, ब्रिटेन में 2.2% और फ्रांस में 4.1% जनसंख्या ही कृषि कार्य में संलग्न है। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। नंबर 2, प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर, लो पर कैपिटा इनकम लेवल। विकसित देशों की अपेक्षा भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय स्तर बहुत कम है। पृष्ठ 272। विश्व बैंक के अनुसार 2011 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय $1410 थी, जबकि भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का स्तर ब्रिटेन में लगभग 55 गुना, जापान में 70 गुना, अमेरिका में 75 गुना अधिक है। तीसरा, आर्थिक विशेषताएं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। आय व परिसंपत्तियों का असमान वितरण भी देश के अल्प विकसित होने का प्रमाण देती है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के अनुसार आजादी के 6 दशक के बाद भी देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या 2011 से 2012 में 26.93 करोड़ थी, जो देश की कुल आबादी का लगभग 21.9% है। विश्व बैंक के विश्व विकास सूचक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की निर्धन जनसंख्या 1.3 अरब का सर्वाधिक 36% भारत में है। भारत के इन निर्धनों की प्रतिदिन की आय $1 से भी कम है। चौथा, बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी का स्तर भी काफी ऊंचा है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इनकी संख्या में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। बेरोजगार व्यक्तियों की बढ़ती संख्या प्रति व्यक्ति उत्पादकता एवं आय स्तर को कम कर देती है। सन 2012 में भारत में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 40 मिलियन थी। वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है। पांचवा, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। यहाँ प्रत्येक दशक में लगभग 24% की वृद्धि हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 हो गई है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश, प्रथम चीन, बन गया है। जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास की गति को पीछे की ओर ढकेल देती है। छठा, पूंजी का अभाव होना। भारत की राष्ट्रीय आय बहुत अल्प है। पूंजी व संसाधनों की कमी है, जिससे सकल घरेलू बचत दर भी निम्न है। सकल घरेलू बचतें 2011 से 2012 में जीडीपी का मात्र 30.8% थी, जबकि सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर वर्ष 2011 से 2012 में 35.0 थी। निष्कर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तथा विकासशील डेवलपिंग है। नोट, विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार 2010 ईस्वी में क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्था, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन तथा तीसरा जापान। विकसित एवं अल्प विकसित कोष्ठक में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। विकसित अर्थव्यवस्था, पहला, कृषि की प्रधानता नहीं होती। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, कृषि की प्रधानता होती है। विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विकसित अर्थव्यवस्था, तीसरा, प्रशासनिक कुशलता अधिक होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तीसरा, प्रशासनिक कुशलता कम होती है। विकसित अर्थव्यवस्था, चौथा, वित्तीय संगठन सुदृढ़ होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, चौथा, वित्तीय संगठन दोषपूर्ण व कमजोर होता है। विकसित अर्थव्यवस्था, पांचवा, प्राकृतिक साधनों का भरपूर उपयोग होता है।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 5वां, प्राकृतिक साधनों का कम उपयोग होता है। विकसित अर्थव्यवस्था। 6, पूंजी निर्माण की दर ऊंची होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 6, पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। विकसित अर्थव्यवस्था। 7वां, साक्षरता 100%। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 7वां, कम साक्षरता। विकसित अर्थव्यवस्था। 8वां, जातिवाद नहीं होता। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 8वां, इसमें जातिवाद चरम सीमा का होता है। विकसित अर्थव्यवस्था। 9वां, उद्योगों की प्रधानता। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 9वां, उद्योगों का अभाव या कमी। विकसित अर्थव्यवस्था। 10वां, ग्रामीण जनसंख्या कम। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 10वां, ग्रामीण जनसंख्या अधिक। विकसित अर्थव्यवस्था। 11वां, प्रत्याशित आयु अधिक। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 11वां, प्रत्याशित आयु कम। विकसित अर्थव्यवस्था। 12वां, तकनीकी शिक्षा उन्नत। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 12वां, तकनीकी शिक्षा का अभाव अथवा कमी। विकसित अर्थव्यवस्था। 13वां, नागरिकों में अधिकारों के प्रति अधिक ज्ञान। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अधिकारों का कम ज्ञान या इस दिशा में असजगता। विकसित अर्थव्यवस्था। 14वां, संपत्ति व आय का समान सा वितरण। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। संपत्ति व आय का असमान वितरण। विकसित अर्थव्यवस्था। 15वां, पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 15वां, अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं। विकसित अर्थव्यवस्था। 16वां, कम बेरोजगारी। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 16वां, अधिक बेरोजगारी। विकसित अर्थव्यवस्था। 17वां, कम जनसंख्या घनत्व। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 17वां, अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। विकसित अर्थव्यवस्था। 18वां, उन्नत संचार सुविधाएं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। 18वां, संचार सुविधाएं पिछड़ी दशा में या अपर्याप्त। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में 1951 से 1952 से शुरू की गई। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रथम बड़ा प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने 1868 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। नौरोजी के बाद समय समय पर ब्रिटिशों ने भी इस दिशा में अपना आकलन प्रस्तुत किया। 1911 ईस्वी में फिनले शिराज ने भारत की राष्ट्रीय आय 1942 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 49 रुपए बताया था। 1931 से 1932 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर V.K.R.V. राव ने भारत की राष्ट्रीय आय 1689 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 44 बताया था। डॉक्टर राव का अनुमान उत्पादन गणना विधि तथा आय गणना विधि के सम्मिलित प्रयोग पर आधारित होने के कारण अधिक वस्तुपरक और वैज्ञानिक था। अतः डॉक्टर राव की सृजित पद्धति में ही कुछ परिवर्तन करके राष्ट्रीय आय समिति तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने इस पद्धति को स्वीकार कर लिया। नोट: राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन पद्धति और आय पद्धति को आधार माना गया। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वाणिज्य मंत्रालय कोष्ठक में आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष के तौर पर कलकत्ता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर P.C. महालनोबिस की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय आय समिति ने प्रथम रिपोर्ट 1951 ईस्वी में और अंतिम रिपोर्ट 14 फरवरी 1955 ईस्वी में प्रस्तुत की। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। कोष्ठक में 1951 से। CSO का गठन केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। ये भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। पृष्ठ 273। इसके साथ एक सुव्यवस्थित ग्राफिकल इकाई भी सहायक है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। उद्योग क्षेत्र में सर्वे व सांख्यिकी कार्यों हेतु इसकी एक इकाई कोलकाता में भी कार्यरत है। पूर्व में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 1980 से 1981 था, जबकि CSO ने 1993 से 1994 को राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष माना है। राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। राष्ट्रीय आय
राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिसे ह्रास घटाकर व इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध लाभ जोड़कर निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आकलन इस प्रकार से किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम अपॉन देश की कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए निश्चित समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापने का एक उत्तम पैमाना है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के सहायक आधार। उत्पाद विधि। मूल्य वर्धित विधि नाम से जाने जाने वाले इस पद्धति के अंतर्गत उत्पादित माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उद्योग, कृषि, वानिकी, पशुपालन और खनन क्षेत्रों में होता है। आय विधि। इस विधि के तहत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग व्यापार, परिवहन और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े। वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी 2012 से 2013 कोष्ठक में पीई 1,20,620 करोड़ रुपए। 2011 से 2012 कोष्ठक में रोमन नंबर 1 आरई 89,74,947 करोड़ रुपए। 2010 से 2011 कोष्ठक में रोमन नंबर 2 आरई 77,95,314 करोड़ रुपए। 2004 से 2005 कीमतों पर साधन लागत पर जीडीपी 2012 से 2013 कोष्ठक में अनंतिम अनुमान 58,13,664 करोड़ रुपए। चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2012 से 2013 पीई 68,757 करोड़ रुपए। स्थिर 2004 से 2005 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कोष्ठक में 2012 से 2013 पीई 39,168 करोड़ रुपए। जीडीपी विकास दर 2004 से 2005 कीमतों पर साधन लागत 2011 से 2012 रोमन नंबर 1 आरई 6.2%। 2012 से 2013 कोष्ठक में पीई 5.0%। चालू कीमतों पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर 2012 से 2013 29.9%। चालू मूल्य पर सकल घरेलू बचत दर 2011 से 2012 30.8%। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्न प्रकार से निकाली जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल मौद्रिक मूल्य को कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अंतर है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। इसे समझने हेतु निम्न समीकरण को ध्यान में रखना चाहिए। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय और एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित की गई आय, अतः x इज इक्वल टू एम होने पर जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी होगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होंगे तो x माइनस एम इज इक्वल टू 0 होगा, यानी वहां भी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी ही होगा। विश्व बैंक के अनुसार जीडीपी के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान 10वां कोष्ठक में प्रथम अमेरिका है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि टाइम पीरियड प्रायः 1 वर्ष लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल बाजार मूल्य अथवा मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। जीएनपी में जीडीपी का मात्र वही भाग शामिल करते हैं जो देश के नागरिकों की उत्पाद सेवाओं का परिणाम है।
2011 से 2012 में जीडीपी में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 14.1%, 27.0% तथा 59% अनुमानित किया गया है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र राज्य का है। वर्ष 2010-2011 के दौरान वर्ष 2004 से 2005 की कीमतों पर जीडीपी में कृषि का योगदान 14.5%, उद्योग का 27.8% तथा सेवा क्षेत्र का 57.7% रहा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी को प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसे ह्रास डेप्रिसिएशन कहते हैं। सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से इन खर्चों यानी कि ह्रास को घटा देने से जो शेष बचता है वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहलाता है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी स्टॉक की खपत, मूल्यह्रास या पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास कोष्ठक में डेप्रिसिएशन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी से देश में उपभोग, बचत, निवेश हेतु उपलब्ध राशि का बोध होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना विधियां। पृष्ठ 274। पहला, वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार कीमतों पर। दूसरा, कुल उत्पाद की उत्पादन साधन लागत रूप में। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने या राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाता है। साथ ही इसमें सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि सब्सिडीज को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सूत्र राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। राष्ट्रीय आय के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन पक्ष का अध्ययन करने हेतु उपरोक्त अवधारणा सहायक होती है। राष्ट्रीय आय की गणना के आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां: क, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां, ख, दोहरी गणना की संभावना और ग, मूल्य मापने में कठिनाई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। विकास के क्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से ही आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम ये वो आय है जो देश की जनता को वास्तव में एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होती है। इसकी गणना निम्न सूत्र से करते हैं। व्यक्तिगत आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय माइनस कंपनी के अवितरित अनडिस्ट्रीब्यूटेड लाभ माइनस निगम व कंपनियों पर कर माइनस प्रोविडेंट फंड में अंशदान कोष्ठक में सामाजिक सुरक्षा हेतु किए भुगतान प्लस सरकारी एवं व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। प्रस्तुत अवधारणा किसी देश में क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। राष्ट्रीय आय के सूचकांक इंडेक्स में वृद्धि होने से देश की जनता के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। आय इनकम कोई व्यक्ति जब किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में उसे जो आर्थिक भुगतान या पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। वर्ष 2011-2012 में कोष्ठक में 2004-2005 की स्थिर कीमतों पर देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा रहा। 1,12,372 रुपए प्रति व्यक्ति। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय 15,268 रुपए वाला राज्य बिहार और समस्त केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 1,19,032 रुपए सर्वाधिक थी। नोट: किसी देश के आर्थिक विकास की दर का श्रेष्ठ सूचक उस देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम होती है। भारत में आय के मानक को निर्धारित करने वाली आधिकारिक संस्था है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 2013-2014 में राष्ट्रीय आय संबंधी अग्रिम आकलन आर्थिक वृद्धि 4.9% रहने का अनुमान है।
भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार योगदान। पहला, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, खनन, मत्स्य, वानिकी। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र निर्माण एवं विनिर्माण। तीसरा, तृतीय क्षेत्र व्यापार, परिवहन, बैंक, बीमा, संचार, वास्तविक संपत्ति अथवा जायदाद, सामाजिक, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। नोट, योजना काल के 6 दशक के बाद राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है। भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग से तात्पर्य उस संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसके तहत एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से कुशलतम उपयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं हैं लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण, निश्चित अवधि, संगठित प्रणाली, दीर्घकालीन प्रक्रिया, सरकारी कार्यक्रम, केंद्र नियोजन व्यवस्था, संसाधनों का निश्चित अवधि में अधिकतम उपयोग तथा सामाजिक उत्थान। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, अधिकतम उत्पादन द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक असमानता को दूर करना, संतुलित विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना व सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र, इसके तहत राष्ट्रीय जीवन के समस्त क्षेत्र आते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, स्वास्थ्य, कृषि, आय व संपत्ति का वितरण, औद्योगिक विकास, लघु एवं ग्रामीण व कुटीर उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र, रेल, वायु, जल परिवहन आदि, संचार सेवाएं, मत्स्य, खनन व खनिज विकास आदि। इस सूची से पता चलता है कि आर्थिक नियोजन का क्षेत्र काफी विस्तृत है। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में भारत के लिए 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा था। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भारत के लिए आयोजन की मांग कर नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। 1944 ईस्वी में बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नाम की 15 वर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। बॉम्बे प्लान नाम से प्रसिद्ध ये पूंजीवादी योजना जन समर्थन के अभाव में विफल हो गई। 1944 ईस्वी में ही प्रखर साम्यवादी नेता M.N. रॉय ने जन योजना और गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण ने एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। दोनों योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकी। 1950 ईस्वी में जयशंकर नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से निर्मित इस योजना को भारत सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया। पृष्ठ 275। भारत का योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई, जिसकी सिफारिश पर भारत में 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु किसी निर्धारित योग्यता एवं संख्या की सीमा नहीं होती। उपाध्यक्ष या सदस्यों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से शुरू हुई। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। पंचवर्षीय योजना पहली, अवधि 1951 से 1956 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 2.1%, उपलब्धि 3.60%। पंचवर्षीय योजना दूसरी, अवधि 1956 से 1961 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 4.5%, उपलब्धि 4.21%। पंचवर्षीय योजना तीसरी, अवधि 1961 से 1966 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.6%, उपलब्धि 2.72%। पंचवर्षीय योजना चौथी, 1969 से 1974 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.7%, उपलब्धि 2.05%। पंचवर्षीय योजना पांचवी, 1974 से 1978 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 4.4%,
उपलब्धि 4.83%। पंचवर्षीय योजना छठी, वर्ष 1980 से 1985 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.2%, उपलब्धि 5.54%। पंचवर्षीय योजना सातवीं, 1985 से 1990 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.0%, उपलब्धि 6.02%। पंचवर्षीय योजना आठवीं, 1992 से 1997 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.6%, उपलब्धि 6.68%। पंचवर्षीय योजना नौवीं, 1997 से 2002 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 6.5%, उपलब्धि 5.35%। पंचवर्षीय योजना 10वीं, 2002 से 2007 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 8.0, बाद में 7%, उपलब्धि 7.80%। पंचवर्षीय योजना 11वीं, अवधि 2007 से 2012 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 9.0%, उपलब्धि 7.90%। पंचवर्षीय योजना 12वीं, अवधि 2012 से 2017 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 9.0 कोष्ठक में संशोधित 8%, उपलब्धि नहीं दी गई है। पंचवर्षीय योजनाएं। उपरोक्त तालिका में वार्षिक 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त भारत में अन्य 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी, जो 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969, 1978 से 1979, 1979 से 1980, 1990 से 1991 तथा 1991 से 1992 ईस्वी के लिए बनाई गई थी। साथ ही जनता सरकार ने केंद्र में सत्तारूढ़ होने पर 1978 से 1983 ईस्वी के लिए एक अनवरत योजना को भी शुरू किया था, जिसे कांग्रेस की सरकार बनने पर 1980 ईस्वी में रोक दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू करा दी गई थी। नोट: प्रथम 3 योजनाओं का लक्ष्य जहां राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किया गया, वहीं चौथी योजना का लक्ष्य कुल घरेलू उत्पाद था, जबकि अन्य सभी योजना सकल घरेलू उत्पाद को लक्षित हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी). 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते हैं। ये गैर सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोगपूर्ण वातावरण का निर्माण कर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है, जबकि उन योजनाओं को अनुमोदित, अप्रूवल करने या स्वीकृत, एक्सेप्टेंस देने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का है। एनडीसी के प्रमुख कार्य: पहला, योजना के लक्ष्यों व प्राथमिकताओं के निर्धारण में योजना आयोग को सुझाव देना। दूसरा, योजना को प्रभावित करने वाले आर्थिक व सामाजिक घटकों की समीक्षा करना। तीसरा, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का परीक्षण अध्ययन कर उसे अंतिम रूप देकर स्वीकृति देना। चौथा, लागू हुई योजना के संचालन प्रक्रिया का समय समय पर मूल्यांकन कर अपनी टिप्पणी देना। वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन, प्लानिंग को दिया जाता है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य: पहला, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। दूसरा, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। तीसरा, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। चौथा, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। पांचवा, समाज में आय व अवसर की समानता प्रदान करना। योजना आयोग के कार्य: पहला, राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम संभव विदोहन करना व उनके समुचित व विवेकपूर्ण प्रयोग हेतु नीति तैयार करना। दूसरा, राष्ट्र के भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत व मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना और संसाधनों का उपयोग प्राथमिकताओं के आधार पर करना। तीसरा, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। चौथा, योजना के मार्ग के संभावित अवरोधों को दूर करने के उपाय सरकार को बताना ताकि योजना सफलतापूर्वक संचालित होने पाए। पांचवा, योजना प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को आवश्यकता अनुसार उचित परामर्श देते रहना।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। देश में उत्पन्न खाद्यान्न संकट को दूर करने हेतु ये कदम उठाया गया। इस सफल योजना में विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, जबकि लक्ष्य से अधिक 3.6% विकास दर हासिल हुई। पृष्ठ 276। राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई, जबकि औद्योगिक उत्पादन में भी 8% की दर से वृद्धि प्राप्त हुई, परंतु सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र की उपेक्षा हुई। मात्र 6% राशि ही इस मद में खर्च हुई और इस क्षेत्र के आंकड़े निराशाजनक रहे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ये योजना प्रो-पी-सी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के तत्कालीन निदेशक मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना और सार्वजनिक क्षेत्र का उत्थान कर समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का लक्ष्य इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना इस योजना का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में सार्वजनिक उद्योग की प्रथम योजना में उपेक्षा करने की गलती सुधारी गई और इस क्षेत्र में 24% राशि खर्च की गई। साथ ही भारी उद्योगों तथा खनिजों को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। यातायात व संचार को इस योजना में द्वितीय प्राथमिकता देते हुए इन क्षेत्रों में 28% राशि खर्च की गई। इस योजना के अंतर्गत भारत में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई के इस्पात कारखाने जैसे महत्वपूर्ण वृहत उद्योग स्थापित किए गए, जिन्होंने देश की आर्थिक प्रगति का पहिया तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी। इसे सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त बनाना था, पर 5.6% की वृद्धि दर के लक्ष्य की अपेक्षा 2.72% की वृद्धि दर ही हासिल हो पाई। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और देश में पड़े अभूतपूर्व सूखे ने इस योजना को असफलता के हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। 3 वार्षिक योजनाएं कोष्ठक में योजना अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता से हतोत्साहित होकर योजना आयोग ने 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 ईस्वी तक कोष्ठक में 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 ईस्वी 3 एक वर्षीय योजनाएं बनाई। तृतीय योजना की असफलता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। भारत सरकार ने भारतीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा करके भारतीय निर्यात को बढ़ाना चाहा, पर इसका भी अनुकूल परिणाम सामने नहीं आ पाया। संसाधनों की कमी हो गई थी और मूल्य स्तर भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। योजना अवकाश की अवधि में कृषि व उद्योग क्षेत्रों को समान रूप से प्राथमिकता दी गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी। मूल उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का विशेष लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत 1969 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन भी किया। इस योजना में 5.7% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि उपलब्धि मात्र 2.05% वार्षिक वृद्धि दर की रही। ये योजना भी अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल सिद्ध हुई और इस असफलता का कारण था देश में मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों की बड़ी तादाद में देश में घुसपैठ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता देते हुए 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गरीबी तथा बेरोजगारी पर इस योजना में प्रथम बार विशेष ध्यान दिया गया। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उद्योग व खनिज क्षेत्र को द्वितीय प्राथमिकता दी गई।
योजना की शुरुआत में विकास लक्ष्य को 5.5% रखा गया था, जिसे बाद में 4.4% वार्षिक दर के लिए संशोधित किया गया, जबकि उपलब्धि रही 4.83% वार्षिक वृद्धि दर। इस लिहाज से इस योजना को सफल माना गया, पर देश में न गरीबी कम हो पाई और न ही बेरोजगारी। जनता पार्टी शासन द्वारा शुरू की गई इस योजना को 1978 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई अनवरत योजना रोलिंग प्लान से शुरू हुई थी, पर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार ने जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई 5वीं योजना को भी बीच में समाप्त कर दिया और रोलिंग प्लान को भी एक और नई छठी योजना 1980 से 1985 की शुरुआत कर दी। इस योजना में आर्थिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। गरीबी उन्मूलन पर पहली बार विशेष जोर देते हुए इस योजना में रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP एवं NREP जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु विविध नीतियों को इस योजना में प्रोत्साहित किया गया। प्रस्तुत योजना का विकास लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया था और इस दिशा में सफल परिणाम भी 5.54% वार्षिक वृद्धि दर के साथ हासिल हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे: पहला, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। दूसरा, देशी तकनीकी विकास हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना। तीसरा, समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली को स्थापित करना। चौथा, समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना। पांचवा, 5% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। यह योजना सफल रही। 5% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य के स्थान पर 6.02% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करने के परिणाम ने इस योजना को सफल बना दिया। पृष्ठ 277। इस योजना में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि भी इस योजना को सफल बनाता है। जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना इसी योजना काल में शुरू की गई। इस योजना में प्रथम बार निजी क्षेत्र के मद में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में ज्यादा खर्च किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी। यह योजना 1 अप्रैल 1990 ईस्वी में शुरू होनी थी, पर केंद्र में राजनीतिक परिवर्तन के कारण इस योजना को 1 अप्रैल 1992 ईस्वी से शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य: मानव संसाधन का विकास। इस योजना में रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न पहलुओं में मानव विकास को विशेष रूप से लक्षित किया गया। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को लक्ष्य कर पर्याप्त रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया। प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना भी इस योजना का एक और मुख्य लक्ष्य था। इसी योजना काल में 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस योजना को सफल कहा जा सकता है। इस योजना में 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य के स्थान पर 6.7% वार्षिक वृद्धि दर हासिल हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। नवी योजना का प्रमुख उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने पर भी बल दिया गया था। इस योजना में निम्न क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता के लिए चुना गया: पहला, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना। दूसरा, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तीसरा, भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना। चौथा, विदेशी ऋण भार में कमी लाना। पांचवा, गैर ऋण की विदेशी आय को प्रोत्साहित करना। छठा, देश के प्राकृतिक साधनों का कोष्ठक में जड़ी बूटियों तथा औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित समुचित उपयोग करना। इस योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा कर गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देकर उनका विश्वास करने का भी लक्ष्य रखा गया। सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि रही मात्र 5.5%। इस प्रकार से ये योजना असफल रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को प्रमुख रूप से जिम्मेदार